हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है पंचायती राज के बारे में है। फर्स्ट हो गया 1870 में लॉर्ड मेयो ने भारत में स्थानीय शासन लागू करने की अनुशंसा की। फर्स्ट हुआ था कि 1870 में लॉर्ड मेयो ने भारत में क्या क्या स्थानीय शासन लागू करने की अनुशंसा की। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली बार स्थानीय शासन बोर्ड की स्थापना हुई, जो स्थानीय शासन के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई। संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन प्रसिद्ध गांधीवादी नारायण अग्रवाल ने किया और पंचायती राज को संविधान के निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 40 में पंचायत के बारे में है आर्टिकल 40। तो संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन नारायण अग्रवाल ने किया था, जो प्रसिद्ध गांधीवादी थे। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का विकास। स्वतंत्र भारत में ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम लागू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर काफी खर्च हो चुकने तथा इसकी सफलता के लंबे चौड़े दावों के बाद इसकी जांच के लिए एक अध्ययन दल 1957 में नियुक्त किया गया। इस अध्ययन दल के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इस दल ने सरकार को बतलाया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह है कि जनता का इसमें सहयोग नहीं मिला। तो उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई 1957 में। इसकी समिति की निम्नलिखित रिपोर्ट जो इस बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट है, उसकी अनुशंसा निम्नलिखित थी। फर्स्ट हो गया 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष एवं सीधा होगा, जबकि पंचायती समिति एवं जिला समिति का चुनाव परोक्ष रूप में होगा। सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। पंचायती समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षक निकाय होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया। तो फर्स्ट ये हुआ था, पहला राज्य था राजस्थान जिसमें पंचायती राज की स्थापना हुई थी। इसका उद्घाटन हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती के अवसर पर। जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इसके बाद 1959 में आंध्र प्रदेश में ने इस योजना को लागू किया। उसके बाद हो गया अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसकी सिफारिशें इस प्रकार हैं। अशोक मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। जिला परिषद जिला स्तर पर और उसके नीचे मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांवों के समूह होने चाहिए। समिति ने जिला स्तर को सर्वाधिक महत्व दिया तथा इसे जनपद स्तर पर योजनाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी और कार्यकारी निकाय के रूप में माना। पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों को आधिकारिक भागीदारी हो। चौथा हो गया अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो।
5 हो गया, राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। 6 हो गया, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापतित्व किया जाना चाहिए। इस समिति ने पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना का भी सुझाव दिया। समिति के अनुसार राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद में एक पंचायती राज मंत्री की भी नियुक्ति होनी चाहिए। 9 हो गया, पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने में स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। तो ये हो गया अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें थी, ये हो गया। उसके बाद हो गया JBK राव समिति, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1984 में JBK राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशें निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया, जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। दूसरा हो गया, जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। तीसरा हो गया, प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए। एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए। इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा उसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए। 5 हो गया, पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होने चाहिए। यह पाया गया कि 11 राज्यों में एक अथवा अधिक स्तरों के लिए ये चुनाव समय से संपन्न नहीं कराए गए। उसके बाद हो गया JB राव समिति के बाद हो गया LM सिंघवी समिति। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुत्थान पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया। इसने निम्नलिखित सिफारिशें दी LM सिंघवी समिति ने। फर्स्ट हो गया, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए। इससे उसकी पहचान और विश्वसनीयता अनुल्लंघनीय होने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इसने पंचायती राज निकाय के नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक उपबंध की सलाह भी दी थी। दूसरा हो गया, गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए। LM सिंघवी समिति की दूसरी सिफारिश थी। तीसरी होगी, ग्राम पंचायतों को ज़्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए गांवों का पुनर्गठन किया जाना। इसने ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया तथा इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। चौथा हो गया, पंचायतों को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। 5 हो गया, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन एवं उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। LM सिंघवी समिति की बात हो गया थुंगन समिति। 1988 में संसद की सलाहकार समिति को एक उप समिति PK थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया। इस समिति की निम्नलिखित अनुशंसाएं थी। फर्स्ट हो गया, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज। तीसरा हो गया, जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होनी चाहिए। इसे जिले में योजना निर्माण एवं विकास को एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। चौथा हो गया, पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। 5वां हो गया, एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 महीने होगी। उसके बाद हो गया 6वां, राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण तथा समन्वय समिति गठित होनी चाहिए।
छठवां हो गया पंचायती राज के 3 स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होने चाहिए, महिलाओं को भी आरक्षण होना चाहिए। उसके बाद हो गया 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड 9वां सम्मिलित किया। इसे पंचायतें नाम से इस भाग में उल्लिखित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243 के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं सूची भी जोड़ी। इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु है। तो 1992 जो 73वां संविधान संशोधन था, इसमें 9वां खंड जोड़ा और अनुच्छेद 243 से 243 के बीच प्रावधान सम्मिलित किया और नई 11वीं अनुसूची, एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची भी जोड़ी 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इस अधिनियम ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप दिया, जिसमें ग्राम पंचायत से संबंधित है, जो आर्टिकल 40 उसको व्यवहारिक रूप दिया। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया और इस संविधान के अंतर्गत वाद योग्य हिस्से के अधीन लाया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, ये क्या कहते हैं, 1992 का 73वां संविधान संशोधन। फर्स्ट हो गया ग्राम सभा। यह अधिनियम पंचायती राज की ग्राम सभा का प्रावधान करता है। इस निकाय में ग्राम स्तर पर गठित पंचायती क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। यह उन शक्तियों का प्रयोग करेगी और निष्पादित कर सकती है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ग्राम सभा। दूसरा हो गया त्रिस्तरीय प्रणाली। इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया। तो त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया सभी राज्यों के लिए। यह अधिनियम पूरे देश में पंचायती राज की संरचना में समरूपता लाता है। फिर भी ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या क्या है 20 लाख से कम है को माध्यमिक स्तर पर पंचायतों का गठन न करने की छूट देता है। तो इसमें क्या है जी, इस अधिनियम में क्या है जी, सभी राज्यों में क्या हो गया त्रिस्तरीय प्रणाली होगी का प्रावधान किया गया हो गया है। इसमें एक ये है कि जिस राज्य में क्या है कि 20 लाख से कम है जनसंख्या, उसमें माध्यमिक स्तर की जो पंचायतों का गठन करने से संबंधित क्या है, छूट है। सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव। ग्राम, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायतें के सभी सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे। इसके अलावा माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। उसके बाद हो गया सीटों का आरक्षण। यह अधिनियम प्रत्येक पंचायत में सभी 3 स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी संख्या की कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण उपलब्ध कराता है। राज्य विधानमंडल, गांव या अन्य स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अध्यक्ष पद के लिए क्या हो गया, आरक्षण भी प्रदान करेगा। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या, इसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, 1/3 से कम न हो। तो ये हो गया सीटों का आरक्षण के बारे में है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या होगा, सीटों पर आरक्षण उपलब्ध कराता है ये अधिनियम। उसके बाद हो गया ये कि इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं को क्या होगा, सीटों की संख्या का 1/3 से कम न हो, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को आरक्षण भी इंक्लूड किया गया है। पंचायतों का कार्यकाल। यह अधिनियम सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यक्रम 5 वर्ष के लिए निश्चित करता है, तथापि समय पूरा होने के से पूर्व भी उसे विघटित किया जा सकता है। इसके बाद पंचायत गठन के लिए नए चुनाव होंगे। जहां शेष अवधि जिसमें भंग पंचायत काम करते रहती है 6 माह से कम है, वहां इस अवधि के लिए नई पंचायत का चुनाव आवश्यक नहीं होगा। एक पंचायत जो समय से पूर्व भंग होने पर पुनर्गठित हुई है, वह पूरे 5 वर्ष की निर्धारित अवधि तक कार्यरत नहीं होती, बल्कि केवल
बचे हुए समय के लिए कार्यरत होती है। तो ये है कि जहाँ शेष अवधि के लिए क्या हो गया, जिसमें भंग पंचायत काम करते रहती है, 6 माह से कम है, वहाँ क्या हो गया, 6 माह से पहले अगर इलेक्शन से 6 माह से कम में अगर भंग होगी पंचायत तो क्या हो गया, वहाँ इलेक्शन नहीं होगा। और दूसरा है कि अगर समय से पूर्व भंग होगी तो भंग होने पर क्या होगा कि अगर 2.5 साल में भंग होगी कोई पंचायत तो उसमें पूरे 5 साल के नहीं बल्कि 2.5 साल के लिए क्या होगा, वो उस पंचायत का कार्यकाल होगा जो नेक्स्ट वाली होगी। अयोग्यता, किसी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनने अथवा चुने जाने के अयोग्य माना जाएगा यदि संबद्ध राज्य के विधान मंडल चुनाव के लिए उसी समय लागू किसी कानून के अंतर्गत उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। दूसरा हो गया, राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य करार दिया जाता है। किसी व्यक्ति को पंचायत चुनाव के लिए इस आधार पर अयोग्य नहीं किया जा सकता है कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, बेशर्त है कि उसकी आयु क्या नहीं होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम न हो। उसके बाद हो गया राज्य चुनाव आयोग। पंचायतों को सभी चुनावों के आयोजन और मतदाता सूचियों की तैयारी कार्य की निगरानी, उसके निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य चुनाव आयोग में निहित होगी। राज्य चुनाव आयोग में राज्य चुनाव आयुक्त होगी, जिसकी नियुक्ति क्या होगी, राज्यपाल करेगा। शक्तियां और कार्य, राज्य के विधानमंडल द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार दिए जा सकते हैं जो स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों। इसके अंतर्गत पंचायतों पर उसके स्तरानुसार उन शक्तियों और जिम्मेदारियों का भार भी डाला जा सकेगा जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं की तैयारी के लिए आवश्यक हों। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उन्हें सौंपी जा सकती है। देन हो गया वित्तीय प्रबंध। राज्य का विधानमंडल पंचायतों को करों, पदकरों और शुल्कों को लगाने, संग्रहित करने और विनियोजित करने का अधिकार दे सकता है। दूसरा हो गया, राज्य सरकार द्वारा प्रभारित और संग्रहित करों, शुल्कों और पदकरों को पंचायतों को सौंपा जा सकता है। पदकरों को पंचायत को सौंपा जा सकता है। तीसरा हो गया, राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान का प्रावधान किया जा सकता है। पंचायतों की राशि को क्रेडिट करने के लिए कोष गठित करने का प्रावधान किया जा सकता है। देन हो गया वित्त आयोग। राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करेगा। यह आयोग राज्यपाल से निम्नलिखित सिफारिश करेगा। उन सिद्धांतों के बारे में ये हो गया, राज्य द्वारा प्रभारित करों, शुल्कों और पदकरों से प्राप्त शुद्ध राशि को राज्य और पंचायतों के बीच वितरण से संबंधित हो। बी हो गया, पंचायतों को सौंपे जाने वाले करों, शुल्कों और पदकरों के निर्धारण से संबंधित हो। सी हो गया, राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को दी जाने वाली सहायता अनुदान से संबंधित। दूसरा हो गया, पहले हो गया उन सिद्धांतों से, इसमें ABC हो गया। उसके बाद हो गया दूसरा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए जरूरी उपायों से संबंधित। तीसरा हो गया, ऐसा कोई अन्य विषय जिससे राज्यपाल ने पंचायतों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आयोग के सुपुर्द किया हो। उसके बाद होगी 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 29 प्रकार के विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। फर्स्ट हो गया कृषि और कृषि से संबंधित विस्तार सहित। दूसरा हो गया भूमि सुधार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। तीसरा हो गया लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटर से डेवलपमेंट। चौथा हो गया पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय और मुर्गी पालन। 5 हो गया मत्स्य पालन। 6वां हो गया सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी। 7वां हो गया लघु वन उत्पाद। 8वां हो गया लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित। 9वां हो गया खाद्य, ग्राम और कुटीर उद्योग। 10वां हो गया ग्राम आवास। 11वां हो गया पेयजल। 12वां हो गया ईंधन और चारा। 13वां हो गया सड़क, पुलिया, सेतु, नावें, जल मार्ग और संचार के अन्य साधन। 14वां हो गया ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत वितरण।
उसके बाद हो गया अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। उसके बाद हो गया निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। देन हो गया शिक्षा व प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय। उसके बाद हो गया तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। उसके बाद हो गया वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा। देन हो गया पुस्तकालय। उसके बाद हो गया सांस्कृतिक आयोजन। देन हो गया मेले और बाजार। उसके बाद हो गया स्वास्थ्य और साफ सफाई अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य और औषधालय। उसके बाद हो गया परिवार कल्याण। देन हो गया महिला और बाल विकास। उसके बाद हो गया समाज कल्याण विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए। उसके बाद हो गया कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण। देन हो गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली। उसके बाद लास्ट हो गया सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव। अनिवार्य और ऐच्छिक उपबंध। संविधान के भाग 11 या 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य या बाध्यकारी तथा ऐच्छिक उपबंध है वो ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य या बाध्यकारी प्रावधान हो गया एक ग्राम या ग्राम समूह में ग्राम सभा का गठन। दूसरा हो गया ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना। तीसरा हो गया ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों में सभी स्थानों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। उसके बाद हो गया मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु अप्रत्यक्ष चुनाव। पांचवा हो गया पंचायतों में मतदान के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु हो गया बाध्यकारी प्रावधान। और छठवां हो गया सभी 3 स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों चाहे सदस्य हो चाहे अध्यक्ष पदों का अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण। तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों सदस्यों एवं अध्यक्षों दोनों का आरक्षण। सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए 5 वर्षों का निश्चित कार्यकाल तथा किसी भी पंचायत के भंग होने की स्थिति में 6 महीनों के भीतर ताज़ा चुनाव। 9वां हो गया पंचायतों के चुनाव संचालन हेतु एक राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। 10वां हो गया पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्षों के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन होना। उसके बाद हो गया ऐच्छिक प्रावधान। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले वित्तीय स्तरीय पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना। किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण सदस्य एवं अध्यक्ष दोनों के लिए प्रदान करना। तीसरा हो गया पंचायतों की शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान करना ताकि वे प्रशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो। चौथा हो गया पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान करना अर्थात उन्हें वसूलने और उद्गृहित करने का अधिकार सौंपना। उसके बाद हो गया ये हो गया पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद। फर्स्ट हो गया आर्टिकल 243 हो गया परिभाषा। 243 हो गया ग्राम सभा से संबंधित। 243 भी है पंचायतों का गठन। 243 सी हो गया पंचायतों का संगठन। 243 डी हो गया स्थानों के लिए उनका आरक्षण। ई में हो गया 243 सी में हो गया पंचायतों की कार्य अवधि। 243 एफ हो गया सदस्यता के लिए अपात्रताएं। 243 जी हो गया पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व। एच हो गया कर लगाने की शक्तियां और पंचायतों की निधियां। 243 हो गया आयोग वित्त आयोग का गठन। 243 जी हो गया पंचायतों का लेखा परीक्षण। 243 के हो गया पंचायतों के लिए चुनाव। 243 एल हो गया संघ शासित प्रदेशों में अनुप्रयोग। 243 एम हो गया कुछ सुनिश्चित क्षेत्रों में लागू न होने वाला भाग। 243 एन हो गया मौजूदा कानूनों एवं पंचायतों की निरंतरता। आर्टिकल 243 हो गया निर्वाचन मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध। तो फ्रेंड्स ये हो गया पंचायती राज के बारे में हो गया वीडियो। पंचायती राज और स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का विकास। उसके बाद चाहे मत समिति हो गया भद्र राय मेहता समिति हो गया अशोक मेहता समिति GV के राव समिति हो गया LM सिंघवी समिति हो गया चाहे 1992 का 73वां संवैधानिक संशोधन हो गया
और पंचायतें के कार्य उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।